दिनेश जी आपके पास आता हूं, ये बताइए सर कि ये आरबीआई इतनी खफा क्यों? पीएम साहब और पेटीएम के रिश्ते के बीच जो है उसको क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे आप? और क्या क्या भयस्थान जो है, क्या क्या आशंका है इस सब चीजों की? एक तरह से तो प्रचार प्रसार कर दिया था मोदी साहब ने इस ब्रांड का। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, ये हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा मेरा भी प्रोग्राम चल रहा था और मैं अनिल जी के साथ ही था, तो थोड़ा थोड़ा देर हो ही जाता है और फिर काम भी है। सभी मित्र लोग ही हैं यहाँ पर, सबको नमस्कार बहुत बहुत। और मैं आप पे डॉक्टर सुधांशु कुमार जी का भी स्वागत कर लूं, थोड़े आप शुरू करें उससे पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक और बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है, तो उनका भी आज इस पैनल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, शुरू कीजिए आप प्लीज। जी जी दिनेश जी। जी जी। पेटीएम के मुद्दे को थोड़ा सा, हमारी जो डिजिटल क्रांति है उस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली पूरा का पूरा एनालाइज करने की जरूरत है। मुद्दा क्या था और मुद्दा कहां पहुंचा है? आरबीआई जो खफा हुआ है, क्यों खफा हुआ है? आपको याद होगा जब भारत में नोटबंदी हुई तो हमें चीजों को ट्रांजैक्ट करने में बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उस समय पेटीएम, विजय शेखर शर्मा, जिनका एक बहुत छोटा सा स्टार्टअप था, तब तक कामयाब नहीं थे, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम डिवाइस किया कि आपको छोटी मोटी भी पेमेंट करनी है, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, तो मैं आपको एक सिस्टम डिवाइस करके देता हूं। ऐसा नहीं कि पहले सिस्टम था नहीं, ये उनकी इजाद नहीं है। एक्चुअली इजाद तो जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी इजाद है, इन्होंने उसको यूज किया। एक्चुअली देखा जाए तो विजय शेखर शर्मा जिनका नाम है, जो 197 कम्युनिकेशन के मालिक हैं एक्चुअली। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं कि हुआ क्या है। हमारे यहाँ पेमेंट करने की मैकेनिज्म क्या है? अक्सर हम या तो कैश में पेमेंट करते थे, या हम पेमेंट बाय चेक करते थे, या हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करते थे। तो इसी श्रृंखला के अंदर एक नया सिस्टम आता है जहां पर आप यूपीआई सिस्टम जिसको कहा जाता है कि उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। और वहां पर यूपीआई एक इंटरफेस है। उस इंटरफेस में से पैसा जो होता है ना, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, उनके बीच में ट्रांजैक्ट हो जाता है। सपोज करो कि मैं एक दुकान पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक चॉकलेट चाहिए 100 रुपए का। तो वो कहता है ठीक है सर, पेमेंट, मैंने कहा मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। जिसे आजकल कई बार वो, पहले पेटीएम कहते थे, अभी भी पेटीएम कहते हैं, लेकिन जिसे आजकल जीपे भी कह देते हैं, फोन पे भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये यूपीआई बेस्ड सिस्टम है। ये एक डिवाइस है जिसके द्वारा यूपीआई, जो मतलब होता है कि जहां पर जो सेलर है और जो बायर है वो यूपीआई को सिर्फ एक कनेक्शन के तौर पर यूज कर रहे हैं। सपोज करो कि मैं मयूर जानी साहब से बात कर रहा हूं और मेरे बीच में एक इंटरनेट है सर, यहाँ पर एक सिस्टम है ना जिसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये इंटरफेस है हम दोनों के बीच में, ये जितने भी हमारे मेहमान हैं यहाँ पर। तो वो जो यूपीआई है वो इंटरफेस है। कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था, जब ये आपका पेटीएम का सारा जंजाल शुरू हुआ, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे, बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज इन्वेस्टर थे साहब उसमें। उसमें एक अलीबाबा भी थे, एंट। और हमेशा ये कोशिश की गई कि आरबीआई पूछता रहा उनसे, भाई एक बात बताओ कि आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स कौन है? ये बताते नहीं थे इन्वेस्टर्स कौन है। जिसे कहते हैं, आम भाषा में कहा जाता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। वही हिंडनबर्ग की स्टोरी वापस आती है सर यहां पर, जो अडानी की थी, कि अल्टीमेटली जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो है कौन? है कौन वो ये लोग? बता, वो है कौन वो लोग, ये बताते नहीं थे। उस चक्कर में क्या हुआ कि ये पता लग गया था कि ये चाइनीज कंपनियां हैं जो भारत में इस नए सिस्टम के अंदर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। और विजय शेखर शर्मा हमेशा उस चीज को छुपाते रहे, या अपनी फोटोएं दिखाते रहे सबको, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं इस मिनिस्टर के साथ हूं, मैं उस मिनिस्टर के साथ हूं। आप देखो फुल पेज एड सर, नोटबंदी आता है तो फुल पेज ऐड आता है, बड़ा सबसे बड़ा फोटो उसके अंदर प्रधानमंत्री का आता है कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हिंदुस्तान को नई डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर कर दिया। ये विजय शेखर शर्मा। फिर कभी पीयूष गोयल के साथ में, कभी किसी और के साथ में, कभी किसी और के साथ में, इनका एक ही काम रह गया था। लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी में सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी, सारी डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले ली थी। आरबीआई बार बार इनसे इंक्वायरी कर रहा था कि यार बताओ बताओ बताओ। इस बीच में ये पेमेंट बैंक भी आ गया सिस्टम। पेमेंट बैंक आया तो क्या कहते हैं, इनकी लॉटरी लग गई।
लॉटरी इसे लग गई कि यूपीआई सिस्टम में और पेमेंट बैंक में एक फर्क होता है सर। यूपीआई सिस्टम में क्या होता है कि आपने मुझे चॉकलेट बेचा, मैंने खरीद लिया सर। बीच में यूपीआई का इंटरफेस है, जीपे है, या आपका अपना अकाउंट किसी बैंक में है, मेरा अकाउंट किसी बैंक में है। सही बात है, नॉर्मल बैंक है, कोई भी एक बैंक, एबीसी बैंक हो सकता है सर। तो मेरे बैंक से 100 रुपए कट गया और आपके बैंक में चला गया। लेकिन पेमेंट बैंक के अंदर ये नहीं होता था सर। यहां पे पैसा मेरे बैंक से तो कट जाता था, लेकिन वो विजय शेखर शर्मा के पेमेंट बैंक में चला जाता था सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उस पैसे को कब सेटल करेगा? यानी कि सपोज करो कि एक और शख्स है जिनके पास पैसा जाना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं हमारे प्रिय अनिल जी, कि अनिल जी सेलर हैं यहां पर किसी चीज के। लेकिन अनिल जी को पैसा, जब मैं आज चीज बेच रहे हैं वो, तो मुझे उनको आज पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मेरा मयूर जानी के पास जा रहा है क्योंकि वो पेमेंट बैंक है। अब वो 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद या महीने बाद उसका सेटलमेंट करते हैं, तो तब तक वो पैसा उनके पास है सर। वो पैसे का यूज कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। तो इसमें लॉस किसका है? अनिल जैन जी का, जिन्होंने सपोज करो मुझे चॉकलेट बेचा। मेरा तो कोई नुकसान नहीं, मैंने तो चलो खरीद लिया, मैंने खा लिया, पैसे दे दिए। लेकिन पेमेंट बैंक वाला जो था, उसके लफड़े चल रहे थे। अब ये कह रहा था बीच में, आरबीआई लगातार कह रहा था, भाई बताओ ये चक्कर क्या है, ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर एक एक पैन नंबर के ऊपर हजारों कस्टमर्स हैं सर, जिनकी ट्रांजेक्शन हो रही है एक एक पैन नंबर पे सर, और ये बताने को तैयार नहीं है। और जब आरबीआई कहता तो कहते वी आर कंप्लाइंग विद ईच एंड एवरीथिंग एंड वी विल कंप्लाई विद ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग वी वांट टू हाइड। हमें तो, हमारे पास हाइड करने कुछ है ही नहीं। इसको धक्का कहां लगता है? पेमेंट बैंक से इसकी इनकम होती है सर, लेकिन यूपीआई से इनकम नहीं होती है। जैसे कि आप कहीं चले गए, या कई बार जैसे मैं भी कहता हूं ना कि आप मेरे चैनल के ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो नीचे हमारा एक यूपीआई नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दिया है। तो यूपीआई नंबर का मतलब यह है कि सपोज करो मयूर जानी जी मुझे 50 रुपए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मयूर जानी जी ने उस 50 रुपए यूपीआई नंबर से किया, लेकिन उस यूपीआई को कोई पैसा नहीं मिल रहा सर। अभी आप दे रहे हो तो आपके कॉस्ट जीरो है, मैं रिसीव कर रहा हूं, मेरी कॉस्ट जीरो है सर। ये कमाल की बात है। हालांकि ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है कि क्या यूपीआई को थोड़ा सा पैसा चार्ज करना चाहिए या बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। तो अभी इसकी कॉस्ट आएगी थोड़े दिनों के बाद, ऐसा नहीं कि ये फ्री नहीं रहेगा हमेशा, यूपीआई में थोड़ा सा पैसा आएगा। लेकिन यहां पे एक अच्छी चीज ये होती है कि आपके अकाउंट से पैसा निकलता है बैंक से और मेरे बैंक में आ जाता है, बीच में किसी और बैंक में नहीं जाता है। मैं आपको फिगर्स बताता हूं जो थोड़े बहुत मेरे पास हैं, कि इसके पास ये पैसा जो कमा रहा था, अकाउंट कितने थे इसके पास सारे, मैं एक सेकंड में बताता हूं सर आपको। ये सर यूपीआई की पेमेंट, जैसे कि हम जीपे और फोन पे करते हैं, जी, पेटीएम से जो पेमेंट हो रही थी 320 करोड़ ट्रांजैक्शन सर, 320 करोड़ ट्रांजैक्शन, मेरे पास पूरे फिगर्स हैं सर। अब यहां से उसको फायदा नहीं हो रहा सर, यूपीआई पेमेंट से फायदा नहीं हो रहा है, एक पैसा भी नहीं मिल रहा उसको। लेकिन अब आते हैं यहां पर वॉलेट पेमेंट, यानी कि कितने लोगों ने वॉलेट लिए हुए हैं सर। जैसे कि अनिल जैन जी ने या अरुण जी ने या स्वामी जी ने एक वॉलेट ले लिया, फास्टैग का ले लिया, मैंने 4000 पर डाल दिए। जब मैंने 4000 पर डाल दिए तो मैं यूज तो 4000 एकदम तो करूंगा नहीं, तो 4000 उसके पास तब तक पड़े रहेंगे जब तक मैं उसका पूरा 1 महीना 2 महीना 4 महीने यूज नहीं करता। या वॉलेट कई किस्म के होते हैं, सिर्फ फास्टैग का नहीं है, और भी कई किस्म के होते हैं, 10 किस्म की चीजें, बिजली के बिल भरने, ये करना है वो करना है, सब उससे कर सकता हूं सर। 24 करोड़ 70 लाख वॉलेट है सर उसके, 24 करोड़ 70 लाख वॉलेट्स पेटीएम के। फास्टैग के लिए अलग से वॉलेट है 5 करोड़ 70 लाख सर, 5 करोड़ 70 लाख। और बिल पेमेंट के लिए, कोई बिजली का गैस के जो बिल पेमेंट करते थे ना, उससे 1 करोड़ 66 लाख। और जो कल के फिगर्स आए हैं वो आए हैं 35 करोड़ वॉलेट है इसके पास सर, टोटल 35 करोड़। यानी कि इसके पास 35 करोड़ अकाउंट हैं जिसके पास आपके पैसे जमा है सर। अब ये पैसे यूज कैसे करते हैं सर? क्योंकि आपने जमा करा दिए, यूज वो कर रहा है इसको। सेटलमेंट पीरियड 7 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। ही इज यूजिंग दैट मनी, और उसको वेरियस किस्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने में उस पैसे को यूज कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार इससे पूछती है, आरबीआई वार्निंग पे वार्निंग पे वार्निंग देता जा रहा है 2019-20 से, ये सुनता ही नहीं किसी की भाई साहब। उसके बाद 2022 में शुरुआत की बात है, इसको एक बड़ी वार्निंग दी गई कि अब तुम करो नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे। ये तो भी नहीं सुनता सर, उसके बाद भी फोटो पोस्ट करता रहता है। इसके बाद जो चाइनीज लिंक थे क्लियर होने शुरू हो गए थे कि हाँ, वो चाइनीज का फौलादी शिकंजा होता है ना, वो जब एक बार कस लेता तो निकलता नहीं है।
एंड ही इज हाइडिंग दैट वन सिंस बिगिनिंग। एक तरह से अगर मैं उसको ज्यादा हार्श शब्दों में यूज ना करूं कि पेटीएम अपने आप को शेल कंपनी में कन्वर्ट करता चला जा रहा था। हर चीज डार्क में है सर, यहां पर बाहर कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद पिछले साल 2023 के एंड में एक वार्निंग और आती है, भाई अब आपको लास्ट चांस है, आप डिक्लेयर कर दो। ये आदमी फिर कहता है आई विल कंप्लाई विद एवरीथिंग। वो स्टैंडर्ड लाइन है सर उसकी, वो करना कुछ नहीं अच्छा, उसने अभी। एक सवाल पूछने का मन हो रहा है बीच में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। इसको जितनी बार वार्निंग दी गई और जितना स्पेस और टाइम दिया गया, क्या ऐसे सबको दिया जाता है, या ये स्टैंडर्ड नहीं सर, प्रैक्टिस है, या ये नहीं स्पेशल नहीं केस? सर, कमाल की बात है कि इसको ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए थी सारी की सारी। जो फॉरेन की जो ट्रांजैक्शन हैं, पैसा कहां से आ रहा है शेल कंपनियों से, इसका पैसा कहां से आता है सर? मॉरिशस से आया, कंफर्म्ड है ना सर। दुबई से आया, पैसा कंफर्म्ड है ना सर। हांगकांग से आया, पैसा कंफर्म्ड है ना सर। वो सारी कंपनियों के नाम भी हैं। और चाइनीज कंपनियों को वाया नेदरलैंड पैसा आया सर, 9.6% का पैसा है अभी भी इसके पास है सर। इसके बाद तो क्या ये बताता है कि कौन सी चाइनीज कंपनियां हैं और शेल कंपनी कौन सी है नेदरलैंड वाली सर? नहीं। तो फिर अल्टीमेटली जब पानी सिर के ऊपर से जाता है और जो आरबीआई शायद किसी के कहने पर, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन किसी के कहने पर एक्ट नहीं कर रहा था और आज ये कहने पे मजबूर हो गया ये पेटीएम कि मेरे खिलाफ कोई ईडी की जांच नहीं चल रही है। ये अपने आप को सती सावित्री बताने की कोशिश कर रहा है सर। लेकिन 31 तारीख को जब ये जनवरी के एंड में जब आरबीआई ने पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि आज से तेरा ये बंद हो गया धंधा पानी, सर अब इसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं है सर। सारा धंधा पानी पेमेंट बैंक के हिसाब से था सर। यूपीआई में तो पैसा मिलता नहीं है। मैंने चॉकलेट खरीदना है तो मैंने इंटरफेस यूपीआई पेमेंट हो या पेटीएम हो या फिर वो फोन पे हो या जीपे हो, उसमें बीच में किसी कुछ मिलता नहीं है तो उसमें तो कुछ फायदा है नहीं। तो इसकी तो रोजी रोटी चली गई है। मैंने क्या कहा कि आरबीआई ने डेथ वारंट साइन किया है इसका पेमेंट बैंक के हिसाब से। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी शक्तियां सर। अब कुछ और भी पेमेंट बैंक है इंडिया में, मैं आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने उनके ऐड भी आने शुरू हो गए हैं, मैं आपको पहले बता दूं सर। और आज पेपर पे फ्रंट पेज पे ऐड है उनके सर। दिखा इनमें मैंने। कुछ फेमस जो पेमेंट बैंक्स हैं उसमें एयरटेल भी है, उसमें जियो भी है और उसमें कुछ और भी है सर, मैं आपको पहले बता जी दूं। जी तो जी। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि राजनीतिक गेम्स भी चलते हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विजय शेखर शर्मा को पतंग की ढील कुछ ज्यादा लंबी दे दी गई थी और इस आदमी ने जो किया है वो टोटली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री है, जो लेड डाउन नॉर्म्स हैं। और अब इसका सारा बिजनेस चला गया है। अब ये कहता है कि हम कोई और नया रास्ता निकालेंगे, अगर कुछ एक विंडो बंद होगी तो हम 2 विंडो और खोल लेंगे, हम कुछ और करेंगे, क्योंकि अब इसके पास मनी का कोई स्ट्रीम नहीं बचा सर। मैं आपको एक दिक्कत और बता दूं इसकी सर, इसके पास उतने पैसे है नहीं जितना उसको सेटलमेंट कर रहा है 15 मार्च तक का। आप सोचिए 15 मार्च को सबके पैसे देने हैं। कोई कंपनी कभी भी अगर क्लोजर होती है और कोई कहे कि सारे देनदारों के पैसे एक साथ देने हैं, वो नहीं दे सकती सर, क्योंकि मनी रोटेशन में रहता है सर। अब 15 मार्च को फाइनल सेटलमेंट है। अगर आपका अकाउंट भी उसमें है या हमारे किसी और मित्र का भी अकाउंट है तो वो आपको अकाउंट 29 फरवरी तक खत्म कर देना है, एग्जॉस्ट कर देना है, या वो पैसे आपको निकाल के अपने पेरेंट बैंक में ले जाने हैं, जो एबीसी बैंक या कोई भी हो सकता है। ये दिक्कत है। अब इनके पास मनी कमाने की स्ट्रीम नहीं बची कोई, क्योंकि पेटीएम से अगर मैं पेमेंट करता हूं, बिस्कुट खरीदता हूं, तो मैंने उठाया तो मैं पेटीएम से करूं या जीपे से करूं या फोन पे से करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सरकार का अपना जो यूपीआई भीम है उससे करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी से भी कर सकता हूं। मेरे सामने एक क्यूआर कोड हो जाए, वो नहीं मिला तो यूपीआई नंबर हो जाएगा, मैं उससे कर दूंगा। अब यूपीआई सिस्टम टोटली फ्री है। जो खर्च करने वाला है उसके लिए फ्री है, जो रिसीव करने वाला है उसके लिए फ्री है। तो इसके सारे अकाउंट बंद हो गए। अभी तक करोड़ों कंपनियों के जो अकाउंट थे इसके पास थे, जिसका पैसा यूज करता था, अब वो चला गया। तब अब ये आपका टाइटल है कि किसी का पेटीएम से क्या रिश्ता है। अब देखिए सब, मैं रिश्तों के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो कहना उचित भी नहीं है मुझे लगता है कि किसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन जो नहीं, फोटोग्राफ सब कुछ कहते हैं। वो सवाल इसलिए बनता है कि देश के प्रधानमंत्री किसी निजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह अगर एक्ट करते हुए नजर आए तो सवाल उठता है ना मन में, भाई वो वरना आपकी तो बात सही हम। है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां मयूर जानी जी जो प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करती हैं, मैं आपको बताऊं नहीं, एड में। फोटो का इस्तेमाल एक करती एक है वो तो है, पर ये तो खुद वो मतलब वो आपने वो पुराना उनका वो बाइट भी देखा होगा, वो तो खुद बोल रहे हैं। कुछ आप में वो पुराना वीडियो अगर हो मेरे पास होता मैं चला भी सर देता। सर वो चीनी कनेक्शन है सर, क्या करोगे? ये चाइना हाँ का जो मुद्दा आया ना बीच में बहुत बड़ा, ये जो सारा केवाईसी का आया है, ये चाइना का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया यहाँ पे। और
दूसरा, इसने बहुत लंबे टाइम तक डिफाई कर दिया एक्चुअली अथॉरिटीज को, कि मतलब मैं परवाह नहीं करता तुम्हारी, हु आर यू। ये जो था ना, आई डोंट केयर फॉर यू, कि मेरा तो मालिक है वहां पे ऊपर बैठा हुआ है, वो संविधान खुद में है अपने आप में, तो मैं क्यों परवाह करूंगा। तो ये चक्कर था। दो स्ट्रीम थी, एक पेमेंट बैंक इसका बंद हुआ है, यूपीआई शुरू चालू है, लेकिन यूपीआई से आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा उससे। तो पेमेंट बैंक से सब कुछ आता था, वॉलेट उसमें थे, पैसा उसमें था, ब्याज उसमें था, सब कुछ वहीं था आपका। लेकिन पेमेंट बैंक जाने से ये आदमी एक दिन में आरबीआई ने उसका डेथ वारंट साइन करके उसके हाथ में थमा दिया कि यू आर नो मोर राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। बाकी अब नए पेमेंट बैंक है, उनका फायदा उठाइए, इसके क्या कह सकते हैं अभी। मयूर जी। तो ये एक ये आशंका भी जो है वो जो जताई जा रही है कि भाई ये जो डेटा बहुत सारा इनके पास है, हम भी अगर पेटीएम पे हम सब इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। पेटीएम में अगर आप जाते हैं तो आपकी डिटेल्स आपको वहां पर दर्ज करवानी होती। पहले तो अब तो पता नहीं, पहले तो उनके वहां से भी जो है केवाईसी का वेरिफिकेशन वगैरह होता था। तो डेटा बहुत सारा इनके पास है, तो क्या वो भी जो है ये एक शंका जताई जा रही है कि इसका मिसयूज कहीं हो सकता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है कुछ? सर मिसयूज हो चुका है, जितना डेटा चोरी इंडिया में हो रहा है इतना तो कहीं नहीं होता है। आईसीआरटीसी के 75 करोड़ डेटा चोरी हुए हैं सर, डार्क वेब पे अवेलेबल है। अभी एक और डेटा आया है, वो भी आपका सेबी के सिस्टम से, स्टॉक एक्सचेंज से गया डेटा सारा का सारा, वो भी 50-60 करोड़ का सर। इंडिया में तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पे पूरा का पूरा अवेलेबल है। बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपके घर का पता, आपका मोबाइल, आपका आधार कार्ड नंबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। डार्क वेब पे जाइएगा, 100 करोड़ लोगों का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये सारे के सारे वो लोग हैं। अभी बैंकों का चोरी हुआ सर, बड़ा डेटा चोरी हुआ करोड़ों के अंदर। आप क्या करोगे सर, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिक्कत यह है, नोबडी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पेटीएम भी अगर डेटा बेच देगा तो बाद में कहेगा अब हो सकता है कि चोरी हो गया हो सकता है किसी गलती से हो, हम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन दिस इज ऑल्सो बिजनेस सर, आज की डेट में डेटा सेल करना भी एक बिजनेस है सर आज की डेट में। मयूर जी।